ओके बेटे, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो वी आर हियर गोइंग टू स्टडी अबाउट 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ठीक है, किस तरह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो लाइफ है इन 4 फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, जिन्हें हम फिजिकल फैक्टर्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फिर देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स जो है उसमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और वो अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको कल भी बताया था कि अगर वो पैथोजेंस हैं तो इसका मतलब दे आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजन है तो कोई ना कोई जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चुनेगा जिसमें उसने डिजीज करनी है। ठीक है, अगर हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं तो पैरासाइट जो है उसको रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत है, तो ये होस्ट और पैरासाइट दो हो जाएंगे यहाँ पर। अगर हम प्रीडेटर्स की बात कर रहे हैं तो प्रीडेटर्स जो है उनको सर्वाइव करने के लिए प्रे की जरूरत है। ठीक है बेटे, और इसके अलावा कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है वो कॉम्पिटेटर्स हो सकते हैं आपस में। ठीक है, कॉम्पिटेटर्स का क्या मतलब है कि दो इंडिविजुअल्स जो है वो कुछ बेसिक नेसेसिटीज के लिए कम्पीट करते हैं। तो ये बेसिक नेसेसिटीज क्या हो सकती हैं? इट मे बी द कॉम्पिटिशन फॉर ऑब्टेनिंग सम फूड। ठीक है, फूड के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, या फिर वो कहते हैं कि वो compete कर रहे हैं किसके लिए? शेल्टर के लिए। ठीक है, या फिर कहते हैं कि ब्रीडिंग पार्टनर्स के लिए उनमें कंपटीशन हो सकता है। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन हमें इकोसिस्टम में नजर आते हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि whenever a living organism is living in a particular habitat for a longer time, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी हैबिटेट में लंबे टाइम के लिए रहता है, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करता है, उस हैबिटेट में प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, अपने अंदर कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट लाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ खास तरह के अडेप्टिव फीचर्स डेवलप होते हैं। और ये अडेप्टिव फीचर्स जो है, एक तो उसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको इजी बनाते हैं। ठीक है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन इजीली रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट एंड नॉट ओनली रिप्रोड्यूस होने के अलावा, ठीक है, वो साइड बाय साइड क्या करता है, सर्वाइवल भी होता है उसका। ठीक है बेटे, तो सर्वाइवल के चांसेस भी उसके बढ़ जाते हैं इन अडेप्टिव फीचर्स की वजह से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी तरह की अडेप्टेशंस हैं जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज में आई हैं, कि किस तरह का हैबिटेट वो शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको बताया था नीच के बारे में, कल मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, पर नीच जो है वो क्या है, इट इज अ स्मॉल टेरिटरी विद इन द हैबिटेट। ठीक है, तो अगर हैबिटेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका रोमिंग प्लेस है जिसमें वो घूमता फिरता है, ठीक है, दूर दूर तक जाता है, पर नीच वो जगह है जहां पर वो आकर आराम करता है, अपना ज्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करता है। तो उसमें उसने आपको बताया कि नीच जो है उसके अंदर वो सभी बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मौजूद होती हैं, जो उस पर्टिकुलर एनिमल को या फिर पर्टिकुलर जो भी है, देखो एनिमल के रिस्पेक्ट में हम ये बात करेंगे क्योंकि प्लांट तो स्टेशनरी होंगे। ठीक है, तो नीच जो है वो पर्टिकुलर टेरिटरी है जिसमें एनिमल मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करता है, और उसमें वो सारे बेसिक रिसोर्सेज प्रेजेंट है जो उसकी जरूरत के लिए उसको चाहिए। ठीक है बेटे, तो कल मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको टाइगर का। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइगर जो है उसका हैबिटेट जो है वो पूरा फॉरेस्ट है। पूरे फॉरेस्ट के अंदर जो है वो थ्रू आउट डे एंड नाइट जो है वो घूमता रहेगा, पर उसने आराम कहाँ पे करना है, आकर अपनी केव में करना है या अपनी डेन में करना है। तो वो उसकी यहाँ पे जो स्मॉल टेरिटरी है जिसके अंदर उसने उसकी जरूरत की सब चीजें हैं जिससे में वो रह के एंजॉय करता है, वो उसकी नीच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट के जरिए उसने आपको एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इट में बी सनलाइट, इट में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है बेटे, टेम्परेचर के अलावा वो कहते हैं कि सनलाइट जो है उसमें से अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रल रेज जो है वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं। तो अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो इस तरह की रेडिएशन जो है उनको पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, कुछ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कैसे एनिमल्स के लिए जरूरी हैं। तो देयर आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर लिविंग इन ओशंस। तो आपको पता है ओशंस की जो डीपर जोन्स होती हैं उनमें अंधेरा रहता है अक्सर, ठीक है, डार्क होती हैं वो। तो उसमें वो कहते हैं कि देयर आर सर्टेन एल्गल कंपोनेंट्स, तो स्पेशल टाइप की एल्गी है जिनकी ग्रोथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से होती है। ठीक है बेटे, तो इसके अलावा सॉइल जो है उसके करेक्टर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया था
कि सॉइल जो है वो किस तरह की है, क्या उस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो सॉइल पहले से ही प्रेजेंट थी या किसी दूसरी जगह से वहां पर आके वो सॉइल के सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं। तो अगर वो कहते हैं कि उसी पर्टिकुलर जगह की सॉइल है तो फिर मैक्सिमम ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, अगर किसी दूसरी जगह से आई है तो उसमें उतनी ग्रोथ नहीं होगी प्लांट स्पीशीज की। ठीक है, इस तरह से ये वेरी करेंगी चीजें। फिर कहते हैं कि कंपटीशन किन किन चीजों के लिए हो सकता है प्लांट्स में या एनिमल्स में। ठीक है, तो कंपटीशन स्पेस के लिए हो सकता है। आपको पता है अगर आप सीड लगाते हैं और अगर आपने बहुत पास पास सारे सीड जो है उनको लगा दिया है तो उस केस में प्लांट्स जो उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती। आप कुछ डिस्टेंस छोड़ के सीड्स जो उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन स्पेस के लिए हो सकता है, कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है, दो एनिमल्स जो है वो फाइट कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, प्रिडेशन। ठीक है, अब वो कहता है कि किसी का प्रे जो है वो किसी और प्रिडेटर का भी प्रे है और प्रे जो है उसका नंबर लिमिटेड है, तो इसका मतलब कंपटीशन होने लग जाएगा इस इंटरेक्शन में भी। पैरासिटिज्म भी आपको मैंने बता दिया, पैरासाइट है तो उसको होस्ट की जरूरत है। ठीक है, पैरासाइट भी दो तरह की है, चाहे वो ऑब्लिगेट है या फिर वो फैकुलेटिव है। ठीक है, तो अगर वो ऑब्लिगेट है तब तो उसको स्ट्रिक्टली होस्ट के साथ ही उसने सर्वाइव करना है और होस्ट के बिना वो रह ही नहीं सकता है। और अगर वो फैकुलेटिव है तो इसका मतलब वो चेंजेस जो है करता रहता है, अलग अलग होस्ट ढूंढता रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब सभी स्टूडेंट सुनेंगे ध्यान से। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में हमारा पहला फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर। ठीक है बेटे, व्हाट इज टेम्परेचर? तो कहते हैं कि टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ जो है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें लैंड पे, लैंड में वो कहते हैं कि टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो लैंड में हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता रहता है। आपको मालूम है कि ऐसे वो कहते हैं कि इलाके जो कि इक्वेटर के पास लोकेटेड है। ठीक है, तो जहां से इक्वेटर जो है पास हो रही है वहां पे जो कहते हैं कि सिटीज हैं या टाउन्स हैं वहां पे टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। पर जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप प्लेन्स पे रहते हैं तो आपको जो है टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा, अगर आप माउंटेन टॉप्स की तरफ जाएंगे तो आपको टेम्परेचर जो है वो अलग नजर आएगा। ठीक है, तो अगर आप माउंटेन में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं तो नीचे आपको अच्छे से धूप खिली हुई मिल सकती है। आप थोड़ा सा मिडल तक पहुंचते हैं तो आपको वहां पे रेनफॉल दिख सकती है, और अगर आप बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, स्नोफॉल होते हुए नजर आती है। ठीक है, उसी तरह से प्लेन्स जो है उसमें वो कहता है कि टेम्परेचर जो है वो काफी अलग तरह का रहता है। जो इस तरह से कहते हैं कि अगर हम पोलर एरियाज की बात करें तो पोलर एरियाज जो है उनके अंदर टेम्परेचर जो है वो सब जीरो लेवल से भी नीचे जा सकता है। और अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उनमें भी वो कहते हैं कि टेम्परेचर से रिलेटेड वेरिएशंस रहेंगी। और अगर आप ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात करते हैं तो समर्स के अंदर उनमें टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है बेटे, तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर कितना एक्सट्रीम हो सकता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि हैबिटेट्स भी अलग अलग एनिमल्स जो शेयर करते हैं वो भी उनके यूनिक हैबिटेट्स हैं। अगर वो थर्मल स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं तो वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब वहां पे रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकते हैं। और उसमें एंजाइम्स भी ऐसे होंगे जो कि इतने बड़े टेम्परेचर जो है उस पर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं और उनका डीनेचुरेशन नहीं होता। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे उसने अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर में फॉल होता हुआ दिखाया है। तो विंटर सीजन के दौरान जो है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं महसूस होती, तो टेम्परेचर जो है वो उस दौरान जो है वो ठीक ठाक रहता है। फिर स्प्रिंग सीजन में कैसा टेम्परेचर है, देन समर के अंदर वही टेम्परेचर जो है वो काफी हाई डिग्रीज तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है बेटे, उसके बाद उसने बोला है कि टेम्परेचर जो है उसका एंजाइम्स के काइनेटिक्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यू नो दैट वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इन दैट। और ये एंजाइम्स जो है वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं वो कहते हैं कि वो किस तरीके से काम करेंगे ये भी कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर डिसाइड करेगा। तो अगर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में रह सकते हैं तो उनके एंजाइम भी वहां पे खास तरह के हैं और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सक्सेसफुली मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं और बॉडी में सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आसानी से हो जाते हैं। पर अगर नॉर्मल एनिमल्स हैं
तो उस केस में वो कहते हैं कि हाई टेम्परेचर में ऐसे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटे, तो टेम्परेचर के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज, दिस मे बी द यूरीथर्मल एनिमल्स और दिस मे बी द स्टीनोथर्मल एनिमल्स। ठीक है, तो यूरीथर्मल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहते हैं कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो है उनको यूरीथर्मल एनिमल्स बोला गया। एंड व्हाट आर स्टेनोथर्मल एनिमल्स? तो स्टेनोथर्मल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ही सरवाइव कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर जो है उससे ज्यादा बढ़ जाता है या उससे कम हो जाता है तो उस केस में ऐसी स्पीशीज जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं कि टेम्परेचर टॉलरेंस जो है वो अलग अलग स्पीशीज के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। ठीक है, कैसा ज्योग्राफिकल हैबिटेट है स्पीशीज का वो भी डिसाइड करता है कि कितना टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो ले सकते हैं। और उस हिसाब से एनिमल्स जो है वो या तो अगर अलग अलग टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो यूरीथर्मल है। अगर वो नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी सर्वाइव करते हैं तो फिर वो स्टेनोथर्मल है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग दो पिक्चर्स दिखाई हुई है। ठीक है, तो उसमें आपको मैंने दिखाए हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स, जिनमें से एक एनिमल जो है वो यूरीथर्मल है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस दे कैन एडजस्ट देमसेल्व्स, द फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन में जो है वो कहता है कि स्टीनोथर्मल्स हैं। फिशेस आपको नजर आ रही हैं, तो एक करेक्टरिस्टिक वाटर का जो टेम्परेचर है उसी के अंदर वो सर्वाइव कर पाएंगी। अगर वाटर जो है उसके अंदर हीट का कंटेंट बढ़ता है तो फिशेस की डेथ होना जो है वो पॉसिबल है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। तो नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो है दैट इज नोन एज वाटर। तो वाटर जो है वो कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी लाइफ को हमेशा अफेक्ट करता है। ठीक है बेटे, और एक हमें और चीज पता है कि लाइफ जो है उसका ओरिजिन जो है फर्स्ट वाटर के अंदर ही हुआ है। एंड वाटर के बिना जो लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो डेजर्ट्स की अगर हम बात करें, डेजर्ट इकोसिस्टम की, तो उसके अंदर वाटर जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि दोस एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर लिविंग इन द डेजर्ट इकोसिस्टम दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ अडेप्टेशंस। खास तरह के उनके अंदर अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो लेस वाटर की कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से कहते हैं कि प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है प्लस उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर प्लांट जो है उसको प्रॉपर अमाउंट के अंदर वाटर मिलता है तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी या बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और अगर प्लांट्स जो है, ठीक है, उनमें वो कहता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी बात पे डिपेंड करेगा। अगर किसी जगह पे वाटर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमें प्लांट्स ज्यादा नजर आएंगे, पर अगर वाटर की कमी है तो वहां पे हमें वेजिटेशन जो है वो लेस नजर आती है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि वाटर जो है उसी के हिसाब से एनिमल्स जो हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी फेस करनी पड़ती है। जैसे कुछ एनिमल्स जो है वो सलाइन वाटर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, ओशियंस में रहते हैं। और जो ओशियंस में रहने वाली फिशेज हैं वो लेक्स में या रिवर्स में नहीं रह सकती हैं, बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। और इस तरह से उनका ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे उसने बस आपको ये बताया है कि वाटर के अकॉर्डिंग भी हमारे पास दो तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। दीज मे बी द यूरी हेलाइन एनिमल्स एंड द स्टीनो हेलाइन एनिमल्स। ठीक है, उससे पहले देखिए उसने आपको ये बताया है कि अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इक्वेटिक एनिमल्स जो है क्योंकि वो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं तो उनको वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इवन वो कहते हैं कि सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो भी अलग अलग तरह का जो वाटर है उसके अंदर वेरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है द सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन पार्ट्स पर थाउजेंड इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 in the sea and greater than 100 in some hypersaline lagoons। ठीक है, तो जो भी हमारी रिवर्स हैं या फिर हमारा जो भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, उसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन पार्ट्स पर थाउजेंड के हिसाब से 5 से भी कम होगी। और अगर हम सी का या ओशन का वाटर चेक करेंगे तो उसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 30 से 35 तक हो सकती है। और अगर हम ऐसी लैगून्स चेक करते हैं जिसमें काफी ज्यादा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है तो उसमें 100 से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, यूरी हेलाइन एनिमल्स कौन से हैं? तो कहते हैं कि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स
दैट आर टॉलरेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्ट के कंसेंट्रेशन में भी वो रह सकते हैं, उनकी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ऐसे एनिमल्स को यूरीहेलाइन एनिमल्स बोला जाता है। एंड व्हाट आर स्टीनोहेलाइन एनिमल्स, तो कुछ ऐसे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, जो सी के अंदर ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, या फिर सी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव टू फेस द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे एनिमल्स जो एक नैरो रेंज तक ही सॉल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग रह सकते हैं, उनको स्टीनोहेलाइन एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हमने अलग अलग पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। ऊपर वाली दो पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर यूरीहेलाइन एनिमल्स की हैं, और नीचे वाली जो दो पिक्चर फिशेस की आपको नजर आ रही हैं वो स्टीनोहेलाइन एनिमल्स की हैं। तो यूरीहेलाइन एनिमल्स वो होते हैं जो अलग अलग सॉल्ट कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। एंड उसके बाद वो कहता है कि स्टीनोहेलाइन एनिमल्स जो नैरो रेंज है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है बेटे, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज लाइट। So as you know very well, light is important for all the living organisms, especially for the plants, because you know that plants they are the autotrophs. Plants autotrophs हैं तो they have to prepare their food. और अगर उन्होंने फूड बनाना है अपने लिए भी और सभी के लिए भी, तो फोटोसिंथेसिस करना है, एंड फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो इसलिए प्लांट्स जो है उनको लाइट की जरूरत है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि प्लांट्स जो है उसमें भी कई तरह के प्लांट्स आ जाते हैं, कुछ प्लांट्स हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम हर्ब्स एंड श्रब्स कहते हैं, अगर वो फॉरेस्ट के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में कोई टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं, तो ये हर्ब्स और श्रब्स जो है उनकी हाइट ट्रीज के कंपैरिजन में कम रहती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसका जो रेट है वो भी इन स्पीशीज में वेरी करता है। टॉल ट्रीज जो है वो बहुत ही हाई लाइट इंटेंसिटीज में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, पर ऐसे प्लांट्स जो टॉल ट्रीज की कैनोपीज की वजह से छिपे रहते हैं और जिन्हें ज्यादा लाइट नहीं मिल पाती है, वो प्लांट्स जो है वो लो लाइट इंटेंसिटीज में ही फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद एक थर्ड पॉइंट में उसने बोला है कि प्लांट्स जो है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर मीटिंग देयर फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट आल्सो फॉर फ्लावरिंग। व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? तो 11th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि फोटोपीरियोडिज्म इज द फिनोमेना जिसमें हम एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की लाइट अगर प्लांट को देते हैं तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ज्यादा लाइट पसंद करते हैं एंड दे आर नोन एज द लॉन्ग डे प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो उनको ठीक ठाक रेंज में लाइट चाहिए, तो वो हम जो है उनको मिड डे प्लांट्स कहते हैं। और कुछ प्लांट्स बहुत ही कम लाइट रिक्वायरमेंट रखते हैं जिसको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स है उसमें लाइट के बारे में ये बताया हुआ है कि नॉट ओनली लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर plants but it is also playing a significant role in the life of the animals also. ठीक है, तो there are variety of animals. कुछ animals ऐसे हैं जो दिन के टाइम, ठीक है, डे टाइम के दौरान जो है वो क्या करते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रात के टाइम जो है आफ्टर सनसेट होने के बाद जो है वो हंटिंग के लिए जाते हैं, अपने प्रे को ढूंढते हैं। उसी तरीके से कहते हैं कि लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से सीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिन्होंने सारी अपनी एक्टिविटीज जो है वो डे टाइम के दौरान करनी है और रात के समय आराम करना है, पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दिन के टाइम सोते रहते हैं और रात के टाइम जो है वो अपनी एक्टिविटीज शो करते हैं। एक्टिविटीज कैसी हो सकती हैं? तो दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद फॉरेजिंग, रिप्रोडक्शन एज वेल एज माइग्रेटरी एक्टिविटीज। ठीक है, घूमने फिरने के लिए उन्होंने रात के टाइम निकलना है, या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज उनकी रात के समय नजर आएंगी, या फिर उन्होंने कुछ खाने के लिए ढूंढना है तो वो रात के टाइम जाएंगे, कुछ जो है वो दिन के टाइम जाएंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट में उसने आपको ये बताया हुआ है कि लाइट जो है, ठीक है, लैंड के ऊपर कितनी लाइट अवेलेबल है उसका क्लोज लिंक है टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, सीजन्स के अकॉर्डिंग भी लाइट वेरी करेगी। अगर हाई टेम्परेचर है और अगर वो कहता है कि समर का सीजन है तो उस दौरान लाइट रेडिएशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगी लैंड की सरफेस पे और ज्यादा टेम्परेचर भी होगा। और अगर वो कहता है कि विंटर सीजन है तो आपको पता है सन से आने वाली रेडिएशन जो है वो स्लैंटिंग फैशन में फॉल करेंगी और उस वजह से लाइट जो है वो भी कम रहेगी और साइड बाय साइड टेम्परेचर जो है वो भी डिफर करेगा। ठीक है बेटे, अगर वो कहता है कि ओशियंस की हम बात करते हैं तो 500 मीटर
अगर ओशंस में हम नीचे चले जाएं तो उसमें हमें एनवायरनमेंट कैसा नजर आता है, डार्क नजर आता है। और ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं जो डार्क जोन्स के अंदर रहते हैं ओशंस की, ठीक है, वो इस तरह की कोई भी सेलिशियस जो लाइट सोर्स है उसको नहीं जानते, उन्हें नहीं मालूम है कि सन जो है वो एनर्जी का सोर्स है इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि ज्यादातर एनिमल जो डार्क जोन में रहने वाले होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, उनमें आईज जो है वो भी अच्छे से मॉडिफाई नहीं हो पाई हैं, बिकॉज उनको डार्क जोन में रहना है, हमेशा अंधेरे में रहना है, तो इसलिए उनकी आईज भी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। और कोई भी एनर्जी सोर्स, सन जैसा एनर्जी सोर्स जो है वो मौजूद है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट में आपको उसने बताया है कि सोलर रेडिएशन जो है उसकी जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है वो भी लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में से कई बार अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट्स जो आते हैं, तो कुछ एनिमल्स के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, पर कुछ दूसरे एनिमल्स के लिए वो एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, वो मैरीन प्लांट्स जो हैं वो यूज नहीं करते हैं। अलग अलग ओशियंस के डेप्थ में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, सी के अलग अलग जोन्स के अंदर मिलती है, और उसी हिसाब से वो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में से कलर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो रेड एल्गी है तो फिर उसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास फाइकोइरेथ्रिन हो जाएगा, अगर हमारे पास ब्राउन एल्गी है तो फ्यूकासेंथिन हो जाएगा, अगर हमारे पास ग्रीन एल्गी है तो उस केस में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो ज्यादा होगा, उसी हिसाब से वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है बेटे। लास्ट फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है सॉइल। तो कहते हैं कि सॉइल जो है उसका नेचर कैसा है प्लस कैसी प्रॉपर्टीज वो रखती है, वो भी ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल की स्पीशीज उस सॉइल में कैसी होंगी, ठीक है। तो सॉइल जो है उसका बारे में उसने ये बताया हुआ है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट एंड द वेदरिंग प्रोसेस, whether the soil is transported or sedimentary and how soil development occurs, ठीक है। तो किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस उस पर्टिकुलर हैबिटेट में मौजूद है, उसी हिसाब से वहां पे सॉइल होगी। वेदरिंग प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, ठीक है, कैसी सॉइल वहां पे डेवलप हुई है, कौन कौन से मिनरल्स में वो रिच है, किन पर्टिकुलर रॉक्स की वेदरिंग के बाद वो सॉइल बनी है, वो डिसाइड करेगा सॉइल का नेचर कैसा है। और क्या सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वहां पहुंची है, ठीक है, या फिर सेडिमेंट्री सॉइल है, सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से बनी हुई है, सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो कहता है कि अलग अलग तरह के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि सॉइल के भी कई कैरेक्टर्स जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर, पार्टिकल साइज कैसा है जिसे हम ग्रेन साइज कहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि अलग अलग तरह का जो है सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स है सॉइल में, उसमें पार्टिकल साइज वेरी करता है, क्ले है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, सभी का पार्टिकल साइज अलग अलग तरह का है, ठीक है बेटे। पर्कुलेशन रेट कितना है, वाटर जो है उसमें से कितना पर्कुलेट कर पाता है, वो भी हर एक सॉइल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, उसके पार्टिकल साइज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सॉइल जो है वो वाटर को कितना होल्ड करके रखती है, तो वो भी कहता है कि हर एक सॉइल के अकॉर्डिंग, चाहे वो क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। फिर वो कहते हैं कि सॉइल जो है उसका पीएच भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉइल जो है वो एसिडिक पीएच रखती है, बेसिक पीएच रखती है, या फिर न्यूट्रल है लगभग, मिनरल्स उसके अंदर कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉपोग्राफी क्या है सॉइल की, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपोग्राफी का मतलब है हिंदी में हम उसे धरातल कहते हैं, ठीक है बेटे। किस तरह से वो कहते हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर सॉइल प्रेजेंट है, और इसके अलावा कहते हैं कि ये सारी चीजें कि पीएच कैसा रखती है, मिनरल कॉम्पोजिशन और टॉपोग्राफी कैसी है सॉइल की, ये सारी चीजें ये डिसाइड करती हैं कि उस एरिया में कैसी वेजिटेशन हो और किस तरह के एनिमल्स उस सॉइल के अंदर रहना पसंद करें, ठीक है। उसी तरह से कहते हैं कि अगर इक्वेटिक एनवायरनमेंट की हम बात करें तो सेडिमेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स है, अगर सॉइल के सेडिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी इक्वेटिक वाटर बॉडी के अंदर, तो उसमें किस तरह के एनिमल्स हमें मिलेंगे, कैसे बेनिफिक एनिमल्स हमें मिलेंगे, वो भी डिसाइड करेगा कि सॉइल सेडिमेंट्स का नेचर कैसा है। फिर देखिए रिस्पॉन्सेज टू द एबायोटिक फैक्टर्स पर आ गए हम, ठीक है बेटे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत? यस स्पीक अप। तो मैम यहाँ तक सब क्लियर है? यस मैम। एक बार रीडिंग करने से ही आपको बेटे ये पता लग जाएंगी, ठीक है। तो उसमें टॉपोग्राफी में आप ये देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर सॉइल जो है वो किसी माउंटेन से लाई हुई सॉइल है,
या फिर माउंटेन्स के अलावा आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, माउंटेन्स के अलावा प्लेटूज होते हैं, और इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि किसी प्लेन एरिया की सॉइल हो सकती है या फिर किसी रिवर के द्वारा वहां पे लाई गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका टेक्सचर जो है वो वेरी करेगा, उसका पार्टिकल साइज वेरी करेगा, उसमें मिनरल्स का कॉम्पोजिशन जो है, ये सारी चीजें उसके अंदर वेरी करती है, ठीक है बेटे। रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स में आपको ये बताया हुआ है कि किसी भी हैबिटेट में प्रेजेंट जो एबायोटिक कंडीशंस हैं, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब किसी जगह पे आके रहने लगता है फर्स्ट टाइम, तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, पर जब वो लंबे टाइम तक उसी हैबिटेट में बना रहता है तो उसके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस ले आता है और उस अकॉर्डिंग वो उस हैबिटेट में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो कहते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बेटे। तो इतने टेम्परेचर में हमारी बॉडी में सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बड़े आराम से होती हैं। पर अगर वो कहते हैं कि मान लीजिए समर सीजन आ गया है, तो आपको पता है कि मैमल्स जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट टेम्परेचर, जो प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो समर के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हमें प्रेस्पायरेशन होने लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से वो पसीना जो हमें आता है उसके बाद हम क्या महसूस करते हैं, कूलिंग इफेक्ट महसूस करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ गया होता है वो टेम्परेचर जो है वो फिर से अपने आप को नॉर्मल स्टेज पे ले आता है बाय एक्सेसिव प्रेस्पायरेशन एंड अ कूलिंग इफेक्ट व्हिच यू फील आफ्टर दैट प्रेस्पायरेशन। और अगर विंटर सीजन है तो देखो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तो उस केस में अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है आपकी बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करने लगते हैं, शिवरिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। हम कांपना शुरू हो जाते हैं तो हम अपने हैंड्स को रब करने लग जाएंगे, या फिर वो कहते हैं कि आप किसी भी तरह से अपने बॉडी पार्ट्स को रब करते हैं जिससे हीट जनरेट होती है और आपका बॉडी टेम्परेचर उतना ही हो जाता है जितना की बॉडी को रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे उसके एक टर्म यूज की है जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? तो होम्योस्टेसिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पर्सनल एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको, जितना उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको हमेशा उतना बनाए रखता है, और बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी जो है उसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि किसी भी हैबिटेट में प्रेजेंट जो एबायोटिक कंडीशंस है, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ उसमें ड्रास्टिकली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो पुराने लोगों के मुंह से हम अक्सर सुनते हैं कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, ठीक है। आपके पेरेंट्स कई बार बात करते हैं कि जब हम लोग स्कूल जाते होते थे उस समय इतनी गर्मी नहीं थी, ठीक है। तो आज वो कहते हैं कि एडवांसमेंट्स हुई हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, फैक्ट्रीज बढ़ गई हैं, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो पुराने टाइम में वही टेम्परेचर जो 40-41 तक रहता था वो आज के टाइम पे कितना हो गया है, 50 तक पहुंच रहा है, 48 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि हैबिटेट में प्रेजेंट जो एबायोटिक कंडीशंस हैं वो टाइम के साथ साथ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस होती रहती हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है जो उस हैबिटेट के अंदर रहता है उसको हमेशा इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस के साथ क्या करना पड़ता है, कॉप करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। अपने अंदर कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है चाहे कितना भी वेरिएबल क्यों ना हो, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो बॉदर नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर से उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं। तो अगर उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती भी हैं तो साइड बाय साइड स्पीशीज भी क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें भी जो नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो कर ले ताकि वो अपने हैबिटेट में बनी रहे, ठीक है बेटे। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जैसे पुराने टाइम के अंदर जो है, अब कहते हैं कि क्या था, गर्मी कम थी तो उस हिसाब से लोग जो है एडजस्टेड थे, पर अगर आज गर्मी बढ़ गई है तो ऐसे तो नहीं हुआ ना कि लोग जो है उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या कर ली है, एडजस्टमेंट कर ली है। पुराने टाइम में हम फैन से चला रहे थे, पर अब गर्मी ज्यादा है तो हमने घरों में क्या लगा लिए हैं, एसी लगा लिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेसेसरी एडजस्टमेंट कर ली है और हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि नेसेसरी एडजस्टमेंट हर स्पीशीज जो है वो करती हैं, इसलिए करती हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस नॉर्मल तरीके से हो सके और इस तरह से स्पीशीज की जो ओवरऑल फिटनेस है वो बनी रहे।
ठीक है बेटे, ताकि स्पीशीज जो है उनकी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो और स्पीशीज के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो कहते हैं कि इसके लिए उसने ये बताया हुआ है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसकी जो कॉन्स्टेंसी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाहे बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी भी हो, चाहे वो उसके होम्योस्टेसिस को अपसेट करने वाली हो, पर वो कुछ ऐसे अपने अंदर एडेप्टिव फीचर्स लेके आता है जिससे उसका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। जैसे अभी मैंने आपको मैमल्स का एग्जांपल दिया कि समर सीजन के अंदर उनमें एक्सेसिव प्रेस्पायरेशन होने लग जाएगी और विंटर सीजन के दौरान उनमें शिवरिंग होने लग जाएगी, और दोनों ही कंडीशंस में वो अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पे वही चीज उसने बताई हुई है कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड्स ऑब्टेन करते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उसने रेगुलेटर्स बोला है। ठीक है बेटे, नाम से ही पता लग रहा है रेगुलेटर्स है, इसका मतलब बाहर की कंडीशन जैसे मर्जी चेंज हो जाए उन्होंने अपने बॉडी टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग बना लेना है, अपना ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन उसके अकॉर्डिंग बना लेना है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है कि सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मींस which ensures constant body temperature and constant osmotic concentration। तो उसमें उसने एग्जांपल दिया है बर्ड्स का, मैमल्स का, ठीक है, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, और ये क्या कर सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, और इसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। तो देखो उसमें उसने एक एग्जांपल दिया आपको कि मैमल्स जो है वो हमें हर तरह के हैबिटेट के अंदर नजर आते हैं। कारण उसका क्या है, कारण उसका यही है कि वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हैबिटेट की डिमांड के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें तो सहारा डेजर्ट काफी गर्म हो सकता है और दूसरी तरफ एंटार्क्टिका काफी ठंडा हो सकता है। तो कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में भी हमें सक्सेसफुली मैमल सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं, और एंटार्क्टिका जो है उसके अंदर भी हमें मैमल्स जो है वो सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कारण यही है कि जैसी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से उन्होंने अपने अंदर अडेप्टिव फीचर्स जो है वो ले आए हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे वही एग्जांपल जो अभी मैंने आपको दिया उसको एक्सप्लेन किया है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर है। तो समर में हम, ठीक है, स्वेटिंग करते हैं, उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, और अगर विंटर सीजन है तो उस केस में हम शिवरिंग करते हैं विच इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, और उससे हीट जनरेट होती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर जितना नीचे गया होता है उसको हम फिर से बराबर कर लेते हैं, और इस तरह से हम जैसी भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक करेंगे आज, अगला वाला फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम? यस मैम। नो मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? देखो रेगुलेटर में बस आपने इतना याद रखना है कि वॉट एवर इज द एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो भी एम्बियंट टेम्परेचर है, एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एम्बियंट वर्ड का मतलब है प्रेजेंट टेम्परेचर आउटर एनवायरनमेंट में कितना। ठीक है बेटे, जो तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेगुलेट कर लेंगे वो कौन होंगे, रेगुलेटर्स होंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो कॉन्फॉर्मर्स होंगे। तो अगले लेक्चर में हम कॉन्फॉर्मर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आज करेंगे, इसको एक बार रीड कर लेंगे, एक बार रीडिंग करने से ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है बेटे, चैप्टर को साथ साथ ही रीडिंग कर लेनी है यस मैम। और सिलेबस को रिवाइज करते रहना है साथ। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो ठीक है, अब बस फिर एंड कर देते हैं रूपाली मैम।